नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 8 के नागरिक शास्त्र के अध्याय 4 न्यायपालिका इस पाठ से जो भी प्रश्न उत्तर है हम उन सभी प्रश्नों को उत्तर करने जा रहे हैं। चलिए तो हम सभी इस प्रश्नों को उत्तर को देखते हैं। जो भी इस प्रश्न है, जो भी इस सभी प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों का हम उत्तर चलिए करते हैं एक-एक करके। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है कि आप पढ़ चुके हैं कि कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना न्यायपालिका का मुख्य काम होता है। आपकी राय में इस महत्वपूर्ण काम को करने की न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? तो दोस्तों, कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को कानून कानून के लिए कानून को कायम रखना और मालिक मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायपालिका स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो उस पर सरकार या किसी बाहरी दबाव का प्रभाव पड़ सकता है, तो बाहरी लोग आ सकता है ना। ऐसी स्थिति में वह निष्पक्ष निर्णय नहीं ले पाएगी, है ना। अगर मान लिया जाए कि उस पर बाहरी दबाव रहेगा न्यायपालिका पर, तो वो स्वतंत्र निर्णय नहीं दे पाएगा, निर्णय नहीं दे पाएगा, है ना। एक स्वतंत्र न्यायाधीश ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो वह अदालत में न्याय पा सकता है। यहाँ तब तक कि यदि संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। वह यह जो काम है, यह काम सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका ही कर सकती है, इसलिए इसे स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। तो ये प्रश्नों का उत्तर रहा। दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है, उसे फिर पढ़ें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक उपचार या आधिकारिक न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है? तो अध्याय 1 में आपने पढ़ा होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होता है? वैसे अधिकार जो हमें अपनी लाइफ और लिबर्टी के लिए दिए जाते हैं, ना? तो उसको हम कहते हैं मौलिक अधिकार। संवैधानिक उपचार या अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि यह नागरिकों को अपने अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत में जाने का अधिकार देता है। यदि राज्य की विधायिका या कार्यपालिका किसी ऐसे कार्य या कानून को लागू करती है जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो न्यायपालिका उसकी जांच कर सकती है और उसे अमान्य घोषित कर सकती है ना। तो यह प्रक्रिया न्यायिक समीक्षा कहलाती है और इसलिए संवैधानिक उपचार या आधिकारिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि न्यायपालिका इन्हीं उपचारों के माध्यम से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। इसलिए आपको ऐसा हम लोगों को लगता है कि संवैधानिक उपचार या अधिकार न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगर दोस्तों इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा बिल्कुल इसी फॉर्मेट में। तीसरा प्रश्न है कि नीचे तीनों स्तर के न्यायालय को दर्शाया गया है। प्रत्येक के सामने लिखिए कि उस न्यायालय ने सुधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया था। अपने जवाब को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों द्वारा दिए गए जवाबों के साथ मिलाकर देखें। तो पहला होता है जो सबसे ऊपर का बॉडी होता है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा होता है उच्च न्यायालय, उसके नीचे सबसे होती है जो निचली अदालत, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में ही शुरू में ही बताया है। तो ये तीनों का बताया गया है। न्यायालय का स्तर है निचली अदालत। लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और बहनोई सुभाष चंद्र को मौत की सजा सुनाई गई थी, है ना, ट्रायल कोर्ट के द्वारा, है ना, ये निर्णय था। हाई कोर्ट ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया गया था, ये हाई कोर्ट ने सुनाया था। और सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण और शकुंतला को आजीवन कारावास की सजा दी गई, जबकि पर्याप्त सबूत न होने के कारण सुभाष चंद्र को बरी कर दिया गया था। तो ये था तीनों का, मतलब तीनों कोर्ट का जो है ना न्यायालय का सुधा गोयल के मामले में फैसला दिया हुआ निर्णय। अब हम चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। सुधा गोयल मामले को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए बयानों को पढ़िए। जो वक्तव्य सही है उस पर सही का निशान लगाइए और जो गलत है वो ठीक कीजिए। तो पहला क है, तो क जो है प्रश्न उसका उसका सही है। में था कि आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय लेकर गए क्योंकि वे निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं थे। ये सही बात है। आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय लेकर गए क्योंकि वे निचली अदालत से वो फैसले से सहमत नहीं थे। वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए, गलत बात है ना। सही वाक्य ये होगा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद वे उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय गए, न कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ। ठीक है। तीसरा प्रश्न ये था कि अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो दोबारा निचली अदालत में जा सकता है, ये गलत बात है।
है ना। यदि आरोपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट हो तो वे निचली अदालत में दोबारा नहीं जा सकते, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। तो ये इसका सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम थी? तो इसका सही उत्तर होगा, 1980 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (पीआईएल) की व्यवस्था शुरू की, जो सभी को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। और इस व्यवस्था के तहत कोई भी व्यक्ति का या संगठन उन लोगों की ओर से अदालत में याचिका दायर कर सकता था जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ। न्याय तक पहुंच पहुंच आसान बनाने के लिए प्रक्रिया को सरल किया। यहाँ तक कि एक पत्र या टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है, यानी पीआईएल माना जा सकता है ना। इस व्यवस्था से बंधुआ मजदूरों की मुक्ति, अनुचित रूप से कैद लोगों की रिहाई जैसे अनेक मामलों में न्याय मिला। इसलिए जनहित याचिका शुरुआत गरीब और कमजोर वर्गों के लिए न्याय तक पहुंच संभव बनाई, जो एक ऐतिहासिक कदम था। तो इसका सही उत्तर ये होगा। दोस्तों, पीडीएफ अगर चाहिए तो प्लीज प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, और अगर मुझे और कुछ इसमें सुधार करना है तो इसके लिए मुझे कमेंट करके बताएं कि और मुझे किस तरीके से और मुझे मेहनत करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न कर ओल्गा टेसिस बनाम बम्बई नगर निगम मुकदमे में दिए गए फैसले के अंशों को दोबारा पढ़िए। इस फैसले में कहा गया है कि आजीवन का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अपने शब्दों में लिखिए इस बयान के जजों का क्या मतलब था। तो एल्गा टेसिस बनाम बम्बे नगर निगम मामले में न्यायाधीशों ने कहा कि आजीवन का अधिकार जीवन के अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका अर्थ यह था कि जीवन का मतलब केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि सम्मानपूर्वक जीने के लिए आजीविका के साधन भी आवश्यक हैं। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की आजीविका छोटे छोटे कामों पर निर्भर करती है। यदि उनकी झुग्गियां उजाड़ दी जाएगी तो वे अपने काम और रहने की जगह दोनों खो देंगे, जिससे उनका जीवन में ही कष्ट संकट में पड़ जाएगा। इसलिए अदालत ने माना कि आजीविका से वंचित करना जीवन के अधिकार से वंचित करने के समान है। इसका सही उत्तर ये होगा। प्रश्न नंबर 7वां, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, इस विषय पर एक कहानी बनाइए। तो ये पूरा कहानी है। नितिन नारंग एक ईमानदार बैंक अधिकारी थे। सेवानिवृत्ति के बाद वे अपने पुश्तैनी घर में रहने के लिए लौटे, लेकिन उनका घर एक किराएदार ने घेर रखा था, जो बंगाल खाली करने से इनकार कर रहा था। नितिन जी ने शांति से अनुरोध किया, पर किराएदार ने कहा, अगर हिम्मत है तो कोर्ट जाइए। मजबूर होकर नितिन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। बरसों तक केस चलता रहा। 5 साल तक निचली अदालत ने फैसला नितिन जी के पक्ष में दिया, पर किराएदार ने हाई कोर्ट में अपील कर दी। फिर 5 साल और बीत गए। इस दौरान नितिन जी किराए के मकान में ही रहकर न्याय की प्रतीक्षा करते रहे। जब आखिरकार उन्हें न्याय मिला, तब तक उनकी उम्र बढ़ चुकी थी और स्वास्थ्य भी कमजोर हो गया था। तो इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, इस विषय पर यह कहानी बहुत अच्छा है। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि जब न्याय मिलने में अत्यधिक देरी होती है तो वह न्याय न मिलने के समान होता है। यही कारण है कि कहा गया है कि इंसाफ में देरी इंसाफ का कत्ल है। अब है 8वां प्रश्न, अगले पन्ने पर शब्द संकलन में दिए गए प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाइए। तो इसका सभी का आपको डिफिनेशन दिया गया है, परिभाषाएं। बरी करना, अपील करना, मुआवजा, बेदखली, ये सब का उल्लंघन, ये सब आप इसको पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि उतना इसमें टाइम नहीं है ना। प्रश्न नंबर 9 है, जो यहाँ पोस्टर में दिया गया है। इस पोस्टर को आप देख सकते हैं। इस पोस्टर के माध्यम से इसको उत्तर करना है। तो इसका सही उत्तर होगा, तो इसमें यह था कि पोस्टर भोजन अधिकार अभियान द्वारा बनाया गया। इस पोस्टर को पढ़कर भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के दायित्वों की सूची बनाना है। ठीक है। तो भारत के संविधान सभी नागरिकों को जीवन जीने का अधिकार देता है, और जीवन का अधिकार भोजन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। बिना भोजन के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए सरकार का यह कर्तव्य है कि हर नागरिकों को पर्याप्त भोजन मिले। ठीक है। भोजन के अधिकार को बनाए रखने के लिए सरकार के प्रमुख कर्तव्य इस प्रकार है। आप इसको पढ़ो, है ना, समझ में आ जाएगा। क्योंकि भूखे पेट भरे गोदाम किसी सभ्य समाज के लिए शर्म की बात है। यदि भोजन की जमाखोरी होती रही तो भूखे लोग अपराध की ओर प्रेरित हो सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि मुझे और किस तरीके से वीडियो को बनाना है, और मुझे कमेंट करके जरूर गाइड कीजिए। चलिए, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट कीजिए जरूर।
चलिए, धन्यवाद।